हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डी न्यूज़ डिजिटल न्यूज़। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स की न्यूज़ के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। तो सबसे पहले नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नाउ बिना किसी डिले के हम लोग शुरुआत करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है EU डोमेन्स को लेकर के। आपको काफ़ी सारे .eu वाले डोमेन्स अभी इनएक्टिव मिलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ था पहले एंड 1 जनवरी की डेडलाइन थी कि जो लोग यूके में रहते हैं उनके EU डोमेन्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2021 से। क्योंकि अब 1 जनवरी हो गई है तो बहुत सारे यहाँ पे EU डोमेन्स इनएक्टिव हो गए हैं। तो वो जो डोमेन ओनर्स है यहाँ पर उनको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि अपना एड्रेस EU का डालना पड़ेगा अगर वो लोग EU में रहते हैं, या फिर उनका कोई रेसिडेंसी है, या फिर कोई उनका बिजनेस है। तो अभी एट प्रेजेंट तो बहुत सारे EU डोमेन्स डाउन हो गए हैं इस वजह से। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है फेसबुक स्कैम को लेकर के। यहाँ पे 6 लाख प्लस यूजर्स के फेसबुक क्रेडेंशियल्स को चुरा लिया गया है। वो कैसे हुआ? यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ये वाला फिशिंग स्कैम हुआ है। एक एड्स रन करे गए थे एक टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नाम से, नेपाल में, पाकिस्तान में एंड अलग अलग कंट्रीज में यहाँ पे एड्स रन करे गए थे उनके टेलीकॉम फेक टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पेजेस से। एंड देन उनको रीडायरेक्ट किया गया था गिटहब के फिशिंग पेजेस के ऊपर, जहां पर उनसे लॉगिन आईडीज वगैरह ली गई थी। तो अगर आप लोग भी ऐसे किसी ऐड के सामने आते हो जहां पर आपको फ्री डेटा मिल रहा है तो थोड़ा ध्यान से बच के रहिएगा। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर जूम से। जूम अब अपने ईमेल क्लाइंट पर, कैलेंडर पर और डायरेक्टरी सर्विसेज पर भी काम कर रहा है, जिससे अब वो डायरेक्टली compete करेगा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज से। क्योंकि जूम अभी पिछले 1 साल में अपने हनीमून पीरियड से गुजरा है। जितनी उसने ग्रोथ देखी है पिछले 1 साल में, दैट्स अमेजिंग। नाउ जूम को भी ये पता है कि ये ग्रोथ हमेशा नहीं रहेगी। ये एक स्पेशल सिनेरियो था जहां पे जूम को इतनी ग्रोथ मिली है। तो जूम इस ग्रोथ का फायदा उठाते हुए अब अपने जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि उनका मेल लॉन्च करने वाला है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है पायरेट ट्रैफिक को लेकर के। लास्ट मंथ यहाँ पर गूगल की कुछ अपडेट्स आई थी, एसईओ अपडेट्स आई थी, एंड जिसकी वजह से जो टॉरेंट वेबसाइट्स है जहाँ पे उनके पास जो सर्च ट्रैफिक जाता था गूगल के थ्रू, वो 1/3 डाउन हो गया है। नाउ पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ टॉरेंट वेबसाइट्स या फिर जो उनकी सर्च रैंकिंग्स है वो ऊपर नीचे जाए। ठीक है, गूगल की अपडेट है, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर जो मैंने नोटिस किया, जो पिछले महीने जो गूगल की अपडेट आई थी वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि जो न्यूज़ रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा टॉप पर आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स जो वेबसाइट है जैसे रेडिट, कोरा, उनके रिजल्ट्स भी ज़्यादा टॉप पर आ रहे हैं। क्या ये चीज़ आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करी है? तो मैंने तो करी थी। तो दिस इज़ अ बिट वियर्ड टू मी, क्योंकि कुछ जनरल न्यूज़ वेबसाइट है वो वहाँ पर डाल रहे हैं बेस्ट होस्टिंग के आर्टिकल्स, जबकि उनको ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं है, तो वो चीज़ें टॉप पे भी रैंक कर रही है। तो दैट्स अ बिट वियर्ड टू मी। सो देखते हैं यहाँ पर क्या और गूगल नए नए चेंजेस लाता है अपने सर्च इंजन एल्गोरिदम्स में। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट सोलारविंड हैक्स को लेकर के। नाउ सोलारविंड हैक्स के बारे में मैंने पहले भी सीरीज में काफ़ी डिस्कस किया है, एंड यहाँ पर अभी एक नई अपडेट आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि जो सोलारविंड हैक हुआ था वहाँ पे रशियन जो हैकर्स थे उन्होंने सोर्स कोड को व्यू किया है। ये अपडेट अब कंफर्म हो चुकी है, एंड वो कुछ चेंजेस नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास वो एक्सेस नहीं था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सोर्स के कोड को देखा है। तो अभी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रही है कि क्या क्या डैमेजेस हुआ है, क्या क्या उन्होंने देखा है, और ये अभी धीरे 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 और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिवील होती रहेगी। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है इंडिगो से। इंडिगो जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन है, यहाँ पर एक डेटा ब्रीच हुआ है, एंड इंडिगो ने बताया है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक हुई है। क्या वहाँ पे कोई कस्टमर का भी डेटा था, क्या ईमेल आईडी, क्या फ़ोन नंबर्स, ये सब लीक हुए हैं? अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम इंटरनल डॉक्यूमेंट्स मे गेट अपलोडेड। तो क्या एग्जैक्टली ब्रीच हुआ है ये अभी तक नहीं पता है। अगली अपडेट यहाँ पर जो इंडिया की जो सास कंपनीज है उनके ऊपर जो टैक्स स्ट्रक्चर लगता है उसके ऊपर आ रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा रीडिफाइन करने की कोशिश कर रही है, थोड़े अलग अलग टैक्सेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है सास बिजनेस के लिए। बहुत सारे सास बिजनेस जैसे ऑपरेट करते हैं, ये इन लोगों की पेरेंट कंपनी होती है यूएस में। पहले ये लोग शुरुआत इंडिया से करते हैं, देन अपनी एक कंपनी, पेरेंट कंपनी वहाँ पे यूएस में बना लेते हैं। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यूएस में एक तो फंड्स लेना इजी हो जाता है, देन आईपीओ में रजिस्टर करना भी इजी हो जाता है यूएस के, एंड फिर उनके जो मेनली जो क्लाइंट्स रहते हैं वो भी यूएस के ही रहते हैं। तो मोस्टली जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, बड़ी बड़ी सास कंपनीज रहती है ऑल ओवर द ग्लोब, वो लोग अपने हेडक्वार्टर्स या फिर अपनी एक पेरेंट कंपनी यूएस में खोल लेते हैं।
तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत टैक्सेशन का गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है ऐसा उन्हें लगता है, एंड वो लोग और टैक्सेशन की मनी रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नई टैक्सेशन पॉलिसीज आने वाली है, एंड आई पर्सनली थिंक कि इंडिया को सास जो बिजनेस है वो और प्रमोट करना चाहिए, भले टैक्सेशन से करें या फिर किसी और तरीके से करें, क्योंकि सास बिजनेस की पोटेंशियल अभी बहुत है। इंडिया इज वन ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर्स, चाहे वो जोहो हो जाए, फ्रेशवर्क्स हो जाए, या फिर वर्डप्रेस की थीम्स या फिर प्लगइन्स हो जाए, एस्ट्रा, रैंक मैथ। सो गवर्नमेंट को भी इन बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए, थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, थोड़े रिलैक्सेशन देने चाहिए, एंड एक गोल बना देना चाहिए कि इंडिया शुड बी द बेस्ट बाय 2025 इन सास सेक्टर। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है स्ट्रॉन्ग कस्टमर ऑथेंटिकेशन को लेकर के, SCA। ये अब जरूरी हो गया है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में। स्ट्रॉन्ग कस्टमर ऑथेंटिकेशन क्या है? यहाँ पर कस्टमर जब भी ऑनलाइन पेमेंट करे, चाहे क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो उनके 2 स्टेप वेरिफिकेशन होने चाहिए। 3 स्टेप्स में से कोई भी 2 स्टेप्स यहाँ पे कंपलसरी होने चाहिए। या तो कस्टमर को उनका पिन पता होना चाहिए, या तो फिर कस्टमर के पास कोई ऐसा हार्डवेयर टोकन या फिर फोन होना चाहिए सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, या फिर कस्टमर का फिंगरप्रिंट या फिर फेस ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो इन तीनों चीजों में से कोई भी 2 चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए SCA के लिए। इंडिया में इस तरह का बहुत पहले से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये अराउंड 2014 में इंडिया में आ चुका है। इस मामले में इंडिया यहाँ पर लीड कर रहा है, और बाकी बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे अगर कोई भी आप लोग इंटरनेशनल पेमेंट करते होंगे तो आपका बिना OTP आए आपके बैंक से पैसे डिडक्ट हो जाते होंगे। तो अब यहाँ पर यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन टाइप SCA आ गया है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी आ गया है। तो इंटरनेशनली धीरे धीरे अब सारी कंट्रीज इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि इससे पेमेंट में एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है, ऑटोमेटिक पेमेंट्स नहीं हो पाती, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स नहीं हो पाते। लेकिन पर्सनली मुझे तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज्यादा पसंद है, एंड आई होप ये इंटरनेशनली भी जल्दी आ जाए। आपकी क्या ओपिनियन है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में? क्या ये जरूरी है? क्या SMS आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए पेमेंट डिडक्ट होने से पहले? डू लेट मी नो। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एडोबी फ्लैश से। एडोबी फ्लैश इज ऑफिशियली डेड नाउ, अब वो नहीं रहा है, एंड ऑफिशियली एडोबी ने ये बोल दिया है कि अगर आप लोग एडोबी फ्लैश का कहीं पर भी यूज़ कर रहे हो तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि उसमें बग्स भी हो सकते हैं एंड वहाँ से मैलवेयर्स को भी लाया जा सकता है। तो उसको आप लोग अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। और अगर आप लोग किसी ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि क्रोम या फिर फायरफॉक्स, तो वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, आपको कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्लैश के साथ यहाँ पर एक काफ़ी पॉपुलर गेम है जो उसके साथ साथ जा रहा है। गेस करो कौन सा गेम होगा? दैट गेम इज फार्मविल। फार्मविल वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन गेम्स जो फेसबुक में आया था पहले इंटीग्रेट होकर के। मैंने भी इसको काफ़ी खेला था। तो फार्मविल भी फ्लैश बेस्ड ही था, तो अब फार्मविल भी नहीं रहा। सो 2012 के आसपास मैंने फार्मविल खेला होगा। क्या आपने फार्मविल खेला है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सिमिलर वेब से। सिमिलर वेब यहाँ पर अपना IPO टारगेट कर रहा है Q2 में 2021 के। एंड सिमिलर वेब जो कि एनालिटिक्स टूल है, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर बिहेवियर के बारे में, देन कॉम्पिटिटर्स के बारे में। बेसिकली ये सारी जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको मशीन लर्निंग में डालते हैं, एंड देन एक रीडेबल फॉर्मेट में रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो। तो ये जो प्रोवाइड करते हैं ये लोग गूगल को प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर एडिडास है, वॉलमार्ट है, तो ये सारी सर्विसेज को ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड अब यहाँ पर ये लोग अपना IPO भी ला रहे हैं। तो क्या आप लोग इन्वेस्ट करते हो US स्टॉक्स में बाय म्यूचुअल फंड्स या फिर बाय डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स? मैं पर्सनली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी करता हूँ, एंड रिसेंटली मैंने कुछ स्टॉक पिक करना भी शुरू कर दिया है, देखता रहता हूँ मैं। अभी रिसेंटली ही वो मैंने चालू किया है। क्यों किया है? क्योंकि मेरा उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं वो वाले स्टॉक्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, जैसे शॉपिफाई हो गया। तो मैं उन सारे स्टॉक्स को, सास बिजनेस वाले जो स्टॉक्स है, उसको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ सकता हूँ, इसलिए मैं उसको भी बीच बीच में देखता रहता हूँ। बाकी बेस्ट तो म्यूचुअल फंड्स है ही, अच्छा है किसी अब्रॉड बेस्ड म्यूचुअल फंड में डाल दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है रशिया के क्रिप्टो एक्सचेंज से। लाइव कॉइन करके एक क्रिप्टो एक्सचेंज वेबसाइट है जिसको हैक कर लिया गया था, एंड हैकर्स ने यहाँ पर इनके पास जो भी क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड थी उन सबके इन्होंने यहाँ पे प्राइजेस बढ़ा दिए थे। एंड इट इज़ अ ह्यूज वेबसाइट, काफ़ी टाइम तक ये डाउन थी। इसके जो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो होते हैं अराउंड $16 मिलियन के। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बड़ी वेबसाइट है ये, एंड इसको इन्होंने डाउन कर दिया था। तो वैसे क्या आप लोग बिटकॉइन यूज़ करते हैं या कभी आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है?
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है शॉर्ट पिक्सल से। शॉर्ट पिक्सल जो कि एक इमेज कंप्रेसिंग वेबसाइट है, इनका वर्डप्रेस के लिए प्लगइन भी आता है। मैं पर्सनली भी शॉर्ट पिक्सल का यूज़ करता हूँ। तो ये लोग अब अपना यहाँ पर ऐप भी ला रहे हैं। ऐप फिलहाल अभी बीटा में है। आपको कुछ टाइम में इनका ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप भी देखने को मिल जाएगा, मेनली इमेज कंप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे आइस ड्राइव से। आइस ड्राइव एक काफ़ी अच्छी बजट क्लाउड स्टोरेज है। इसका डेडिकेटेड रिव्यू मैं कर चुका हूँ, मैं खुद भी इसे यूज़ करता हूँ। तो इन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि ये लोग वेब डेव का सपोर्ट यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि इनको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाना था। तो अब कुछ यूजर्स ने यहाँ पे कंप्लेंट करी, तो इन्होंने यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि वेब डेव रहेगा और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में इन्होंने यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं बताया है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन माय ओपिनियन इज नेसेसरी, यहाँ पे होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी है कि आइस ड्राइव में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं, होपफुली कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो ये थी कुछ मेजर अपडेट्स इस वीक की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।